क्लास ये इनकम टैक्स 1 का अंतिम चैप्टर जो हमारे चैनल पे बाकी था उसकी हम बात करने जा रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएसई होना था यहाँ पे। दिस आई रिटन ऑफ एन इंडिविजुअल, करेक्टेड। दिस इज अबाउट ऑल दी एसएसई विच आर रेलिवेंट। आओ चलो बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब भारत के निवासी। या तो वो पर्सन रेसिडेंट है या वो एनआरआई है, बाहर रहते हैं जो बंदे। अब कोई पर्सन रेसिडेंट है अगर, तो उसकी भी दो कैटेगरी होगी। या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा सामान्यतः, या तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, मतलब सामान्य रूप से वो रेसिडेंट नहीं है, वो भारत में आता जाता रहता है। अब देखो, हिंदुस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, तो उनके ऊपर टैक्सेशन पड़ना भी चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, ये जो डिसाइड किया जाता है ये उसके रेसिडेंशियल स्टेटस से ही डिसाइड होता है। यदि कोई व्यक्ति भारत का रेसिडेंट है ही नहीं तो उस पर भारत के संविधान के टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते। इसलिए टैक्स को लगाने से पहले बहुत अहम बात ये हो जाती है कि हम पहले ये समझें कि वो व्यक्ति भारत का निवासी है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो वो कुछ भी इनकम कमाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है। हम उसको इनकम टैक्स 1961 के अनुसार टैक्सेबल नहीं करते, जिसमें हमारी कुछ कैटेगरीज हैं जो आपके सिलेबस में रेलेवेंट हैं। हिंदू इंडिविजुअल्स हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, और फर्म्स हैं, और कंपनीज़ हैं। मेनली आपको इन चारों के रेसिडेंशियल स्टेटस अगर पता है तो आप अपना पेपर कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन करने से पहले जो स्टूडेंट्स यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं उनको आई लाइक टू टेल कि मोस्ट प्रॉबेबली विद 80 to 85% ऑफ चांसेस आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 10 मई से शुरू होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। तो 10 मई को लेके रेडी रहो, और इस लेक्चर के साथ साथ आपके इनकम टैक्स 1 का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, और इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट पे एक के बाद एक आप सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हो। देखो, इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करते हैं तो या तो कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है या वो नॉन रेसिडेंट है, मतलब वो भारत का निवासी है या भारत का निवासी नहीं है। पर हम ये पता कैसे लगाएंगे? एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं बेसिक कंडीशन, या वो कंडीशन जिसको सेटिस्फाई करने पे एक व्यक्ति रेसिडेंट कहलाता है, या अगर उनमें से कोई भी नहीं सेटिस्फाई होती है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाता है। ये बेसिक कंडीशन क्या होती हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल देखो, बेसिक कंडीशन में अगर आप कोई एक कंडीशन को भी पूरा कर देते हैं तो आप भारत के निवासी बन जाएंगे। अगर आप दोनों ही कंडीशन को नहीं पूरा करते हैं तब आप नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। ये जानने के बाद हमें जानना होता है कि ठीक है, वो निवासी तो है, पर क्या वो सामान्यतः निवासी है या हिंदुस्तान में उसका आना जाना है। तो अगर केवल उसका आना जाना हिंदुस्तान में है, वो 2 महीने के लिए आ गया, 1 महीने के लिए आ गया, 11 महीने उसने फॉरेन में बिताए, तो वो एक नॉन रेसिडेंट है। और एक नॉर्मली रेसिडेंट क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में ही रहते हैं, हिंदुस्तान में ही कमाते हैं, हिंदुस्तान में ही टैक्सेस भरते हैं। ये चीज़ को जानने के लिए बेसिक कंडीशन के बाद एक चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं एडिशनल कंडीशन। और यदि एक रेसिडेंट बेसिक कंडीशन में से किसी एक या दोनों को सेटिस्फाई करने के बाद एडिशनल कंडीशन में दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब नॉन रेसिडेंट के लिए आपको दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे। अन्यथा अगर आपने एक या कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो आप क्या बन जाते हैं? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हम बढ़ते हैं कि ये बेसिक कंडीशन और ये एडिशनल कंडीशन है क्या। देखना, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 की हम बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन हैज़ बीन इन इंडिया फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 182 डेज इन द इमीडिएट प्रीवियस ईयर, मतलब यदि कोई व्यक्ति पिछले साल 182 दिन कम से कम, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, रहा है हिंदुस्तान में, तो वो पहली बेसिक कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन है, अगर 60 डेज पिछले साल
और उसके पहले के 4 सालों को मिलाकर वो 365 दिन रह गया है। पिछले 4 सालों को, अच्छा ये पिछले जो 4 साल हैं, जैसे मान लो छोटा सा एग्जाम्पल, लेट्स से अभी चल रहा है, मान लो 2005, ठीक है, तुम्हारे सुविधा के लिए। अब 2005 चल रहा है और हमें टैक्स लगाना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? यदि वो पर्सन, इफ दैट पर्सन हैज़ लिव्ड इन इंडिया 2004 में, 5 चल रहा है, 2004 में वो 60 दिन हिंदुस्तान में कम से कम रहा, और पिछले 4 सालों में, मतलब 2000, 2001, 2002, 2003, पिछले 4 सालों का मिला दें तो वो 365 डेज रहा। ये हो जाती है दूसरी बेसिक कंडीशन। अगर वो दोनों बेसिक कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब वो बन जाता है रेसिडेंट। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ना 1 ना 2, तब वो एक नॉन रेसिडेंट है। कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं एडिशनल कंडीशन पे। हमें रेसिडेंट पता चल गया, हमें ये पता करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A एडिशनल कंडीशंस की बात करते हैं। ये एडिशनल कंडीशन, तो देखो यहाँ पे मैंने और लिख दिया है, मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है। यहाँ पे मैं एंड लिख रही हूँ कि दोनों ही आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एडिशनल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, वो पर्सन पिछले साल के पहले 10 सालों में कम से कम 2 साल रहा है। मतलब समझो, मान के चलो ये साल चल रहा है 2011, मान 2010 की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 2000 से लेकर 2009, 10 साल हुए ना, 2000 से 2009। इन 10 सालों में वो कम से कम 2 साल भारत में रहा है, या फिर नहीं, और 730 डेज उसने, पिछला जो साल था 2011 चल रहा है, मैंने बोला 2010 को छोड़ दीजिए, 2003 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2003 से लेकर 2009, 7 साल हुए। इन 7 सालों में कुल मिला के ही हैज़ लिव्ड फॉर 730 डेज। सब नंबर का खेल है इसमें। इसमें एक चीज़ देखना, हम प्रीवियस ईयर से कंसर्न ही नहीं हो रहे हैं, हमें पिछले साल से मतलब ही नहीं चल रहा है। हमें मतलब केवल किससे चल रहा है? पिछले साल के पहले वाले 10 सालों से और पिछले साल के पहले वाले 7 सालों से। ये खत्म हो जाती है एक इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल्स में, या तो आप रेसिडेंट हैं या तो आप नॉन रेसिडेंट हैं। आप रेसिडेंट कब होते हैं? जब आप बेसिक कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई कर देते हैं। अगर आप दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करते तो आप नॉन रेसिडेंट होते हैं। अगर तो आपने कोई एक सेटिस्फाई कर दी, आप बन गए रेसिडेंट। पर अब ये जानना है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। अगर आपने दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हैं। आपने दोनों में से कोई एक या दोनों ही नहीं सेटिस्फाई की तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हैं। बेसिक कंडीशंस क्या होते हैं अब जानते हैं। बेसिक कंडीशंस का मतलब ये है अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 कि पिछले साल वो व्यक्ति हिंदुस्तान में 182 दिन कम से कम रहा हो, 182 डेज ही मस्ट हैव लिव्ड, और या फिर 60 डेज 60 दिन पिछले साल में और उसके पहले वाले 4 सालों के टोटल दिन मिला के 365 डेज। So if either one of these two are qualified, the person is a resident. Now if he is a non-ordinary resident or a ordinary resident, तो if that person preceding the previous year, मैंने एक छोटा सा हिंट दिया स्टूडेंट्स की, देखिए यहाँ पे हमें पिछले साल से मतलब नहीं है, पिछले साल के पहले वाले 10 साल और पिछले साल के पहले वाले 7 सालों से मतलब है। तो if he has lived in India in the previous year, before preceding the previous year he has lived for 2 years, मतलब पिछला साल छोड़ के उसके पहले सारे 10 सालों में वो 2 साल रह चुका है, या और है ये, और लास्ट 7 ईयर्स जो पिछले साल के पहले गुजरे उनमें वो 730 डेज रह चुका है, देन ही इज़ अ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस, दैट इज ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। बहुत छोटा सा है। इसको शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक होता है कर्ता। कर्ता मतलब द मेन पर्सन जो उस HUF का लीडर है, उस HUF को चलाता है, और जनरली कर्ता सबसे ओल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है।
विद दैट बीइंग सेड, देखो, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ योर बिजनेस इज सिचुएटेड इन इंडिया, अगर आपके बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट हिंदुस्तान में सिचुएटेड है, अगर हाँ तो आपका HUF रेसिडेंट है, अगर ना तो आपका HUF रेसिडेंट नहीं है। मतलब इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड इन इंडिया, इफ इट इज देन इट इज अ रेसिडेंट, इफ इट इज नॉट देन इट इज अ नॉन रेसिडेंट। अब बिफोर आई मूव फर्दर मैं बता दूं कि केवल HUF और इंडिविजुअल में ही हम ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट देखते हैं। फर्म और कंपनीज में जब आएंगे केवल दो ही चीज़ होंगी, या तो वो फर्म और कंपनी रेसिडेंट होगी या वो नॉन रेसिडेंट होगी। इफ दैट HUF इज रेसिडेंट, तब हमें अगर ये जानना है कि रेसिडेंट तो है, अब वो क्या ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है, तो हम कर्ता की पोजीशन को देखते हैं। अगर कर्ता ने डज कर्ता सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन, अगर कर्ता ने दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, yes, then it is OR, means ordinary resident. I think the camera view needs to be a little more. I think it's visible now. So look at this. If Karta is satisfying both these additional condition, if yes, then that HUF is an ordinary resident. But if the Karta is not satisfying both the condition, I'm not talking about one, दोनों आपने qualify करना है। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक या कोई भी क्वालिफाई नहीं करता है करता, तो ऐसी HUF बन जाती है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर हिंदुस्तान में है तब तो रेसिडेंट हो तुम, पर अगर तुम्हारा कर्ता एडिशनल कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो तुम रेसिडेंट होके भी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाओगे, और अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तब आप क्या कहलाओगे? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरी HUF। जल्दी से बढ़ते हैं फर्म्स और कंपनीज की तरफ और ये चैप्टर करते हैं खत्म। छोटा सा चैप्टर है मगर टेक्निकल है, लेट्स डू दिस। थोड़ा सा बस बाकी है चैप्टर, जल्दी से खत्म करते हैं। छोटा सा चैप्टर था, टेक्निकल था। इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ हिंदी अनडिवाइडेड फैमिली डिस्कस करने के बाद हम बढ़ रहे हैं या तो फर्म या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इज द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली, पूर्ण रूप से, और पार्टली, आंशिक रूप से, इज सिचुएटेड इन इंडिया। इफ इट इज आइदर होली और पार्शियली देन इट इज अ रेसिडेंट। पर नाइदर होली नॉर पार्शली, मतलब ना तो पूर्ण रूप से ना तो आंशिक रूप से हिंदुस्तान में, भारत में सिचुएटेड नहीं है, तब ये नॉन रेसिडेंट कहलाता है। एक चीज़, एक फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कभी हम ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी वाला केस नहीं रखते हैं। मतलब एक फर्म और एसोसिएशन ऑफ कंपनी या फिर एक कंपनी या एसोसिएशन, मतलब ये सारी फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, ये सारे केवल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। इनमें ऑर्डिनरी का केस नहीं आता है। ऑर्डिनरी का केस केवल एक इंडिविजुअल और एक HUF में आता है। मूविंग ऑन टू कंपनी। कंपनी में दो चीज़ें सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 में सेटिस्फाई करनी है। वेदर इट इज़ एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कहने का मतलब ये है कि क्या भारत के कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उसका पंजीकृत या इनकॉर्पोरेशन हुआ है कि नहीं। मतलब यदि उसका पंजीकरण इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंडर हुआ है, चाहे वो 1956 या 2013, जब भी, तब तो वो इंडियन कंपनी है। पर अगर वो इनकॉर्पोरेट किसी और देश में किसी और कानून के तहत हुई है तब वो इंडियन कंपनी नहीं है। और POEM इन इंडिया, POEM मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट बोलने का ये मतलब है कि पूरा मैनेजमेंट भी नहीं, अगर मैनेजमेंट का वो हिस्सा भी भारत से रेगुलेट हो रहा है जिसके बेसिस पे और डिसीजन लिए जा रहे हैं, मतलब वही अगर पार्टली भी भारत से रेगुलेट हो रहा है तब वो POEM है। इफ बोथ ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मतलब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड भी है और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी इंडिया में है, इफ इट दैट इज सेटिस्फाइड इट इज अ रेसिडेंट। बट इफ नाइदर ऑफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, नाइदर ऑफ देम, देन इट इज अ नॉन रेसिडेंट। एक छोटी सी बात चैप्टर के अंत में, एवरी अदर पर्सन, जैसे हमने AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स के बारे में बात किया, कोई और SSC की बात करते हो आप, इट विल बी सीन एज सेम एज दैट ऑफ फर्म एंड AOP। मतलब ये 5 के अलावा अगर आपको कोई और पर्सन या SSC को डिटरमाइन करना है, सो यू विल लुक अप टू द कंडीशंस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दैट इज द सेम। सो विद दैट बीइंग सेड, इनकम टैक्स 1 का BCom 4th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस ख़त्म है मिड टर्म एग्ज़ाम्स का।
इनकम टैक्स करके एक प्लेलिस्ट आपको है, बीकॉम 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट है, जाओ उसको पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो. यू डोंट नीड एनी बुक, एनी नोट्स, यू कैन क्वालिफाई योर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स विद इन दैट प्लेलिस्ट ओनली. और नेक्स्ट टाइम से मे बी टुमारो और आफ्टर द डे we'll try to complete the income tax part 2 for midterm exams. Thank you class.